हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक भद्रे एंड आई एम गोना बी योर टीचर फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं। हमारा इंस्टीट्यूट है वीवी स्टडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भोपाल। हम बेसिकली उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट और इजी टू अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। सो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में बता दिया। सो हम चालू करेंगे आज के बेसिक टॉपिक मेडिसिनल केमिस्ट्री से। मेडिसिनल केमिस्ट्री हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्मा फील्ड का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। फार्मा फील्ड का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्मा में हम सीधे से बात करेंगे मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स जो हमें बेसिकली प्राप्त होती है सिंथेटिक वे से या फिर नेचुरल वे से। नेचुरल वे से प्राप्त होने वाली मेडिसिन का कंटेंट बहुत कम है, बहुत कम। ईल्ड भी बोल सकते हैं आप, या फिर उसका अमाउंट भी बोल सकते हैं, बहुत कम है, 0.2%। ये एक लार्ज पॉपुलेशन को ट्रीट करने के हिसाब से बहुत कम है। सो इस ड्रॉबैक से बाहर निकलने के लिए हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज़ करना पड़ता है और सिंथेटिक वे से उन डेरिवेटिव्स को यूज़ करना पड़ता है। और उन डेरिवेटिव्स को बेसिकली हम लैब में सिंथेसाइज करेंगे। लैब में सिंथेसाइज करेंगे ताकि हमें और पोटेंट से पोटेंट डेरिवेटिव्स मिल सकें, ठीक है। सबसे पहले एक बात तो हमें समझ में आती है कि जो भी हमें मेडिसिन आज तक प्राप्त हुई है नेचुरल वे से, वो नेचुरल वेज की जो मेडिसिन है वो प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त हुई है या किसी और सिंथेटिक वे से भी प्राप्त हुई है, तो उनकी यील्ड बहुत कम होती है। इसलिए हमें और बेहतर से बेहतर चीज़ें करने के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज़ करके लैब में उन डेरिवेटिव्स को सिंथेसाइज करना पड़ता है ताकि उनका प्रोडक्ट यील्ड बढ़ सके। प्रोडक्ट यील्ड बढ़ाने के लिए हमें न्यू मेथड्स का डेवलपमेंट करना पड़ता है, कमर्शियल मेथड्स का, और उन्हीं कमर्शियल मेथड्स को हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपके सब्जेक्ट के हिसाब से तो ठीक है, मैं एक इंडस्ट्रियल लेवल पे पढ़ा रहा था, बट इंडस्ट्रियल लेवल से हमें नीचे आना पड़ेगा। हमें पहले कॉलेज लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज लेवल पे जब आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को तभी आप समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। बेसिक चीज़ें हम कैसे समझेंगे? बेसिक चीज़ें समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमें सिंथेटिक रिएक्शंस कैसे लगानी है, या फिर हमारी जो सिंथेटिक रिएक्शंस है उनके स्टेप्स क्या होने चाहिए। स्टेप्स को कम करना या ज़्यादा करना ये हमारे हाथ में है, क्योंकि अगर हम स्टेप्स को कम से कम रखेंगे तो इजीली ड्रग ज़्यादा अमाउंट में बनेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टेप्स होंगी तो प्रोडक्ट की यील्ड कम होती जाती है। यही बेसिक रीज़न है कि हमें सबसे कम से कम स्टेप्स में किसी भी ड्रग का सिंथेसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आज हम जानेंगे, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में बेसिकली आप जान लो एक चीज़ कि आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होगी कि आप बेहतरीन तरीके से मेडिसिनल केमिस्ट्री समझ पाओगे, सीख पाओगे और दूसरों को भी समझा पाओगे, क्योंकि ऐसे तरीके से सीखना ईजी है कंपेयर टू रटना। हमें मगअप नहीं करनी है चीज़ें, हमें मगअप नहीं करनी है, क्योंकि हमें सीखना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि किसी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो भी स्ट्रक्चर्स की स्ट्रक्चर्स है, इनमें जो एटम्स या फिर
सेंट्रल एटम्स पाए जाएंगे। सेंट्रल एटम्स क्या होंगे, ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, इनमें साइड चेन्स क्या होंगी, कि कोई भी ड्रग का स्ट्रक्चर हमें जानना है, उस ड्रग के स्ट्रक्चर के बारे में जान के ही हम उसकी पोलैरिटी जान पाएंगे, उसकी एक्टिविटी जान पाएंगे, एक्टिविटी जानने के बाद हम उसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जान पाएंगे। अगर हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जान गए तो हमें और उससे सिंथेटिक डेरिवेटिव्स जो मोर पोटेंट होंगे उनको डिराइव करने में आसानी होगी। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि हमें बेसिक करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें कार्बन पता है, ठीक है। तो कार्बन के भी बेसिक से मैं चालू कर रहा हूं कि कार्बन का नोमेनक्लेचर क्या है। एक कार्बन को है तो उसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मेथ, मिथाइल भी बोल सकते हैं आप, या मीथेन भी बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एल्काइल ग्रुप है या एल्कीन ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, एक कार्बन वाले को मेथ बोलेंगे मेथ, दो कार्बन वाले को एथ बोलेंगे, तीन कार्बन वाले को प्रोप बोलेंगे, चार कार्बन वाले को ब्यूट बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, पांच कार्बन वाले को पेंट बोलेंगे, सिक्स कार्बन वाले को हेक्स बोलेंगे, ठीक है। ये सब नोमेनक्लेचर है। सेवन कार्बन वाले को हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन वाले को ऑक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये सारे नोमेनक्लेचर है। मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ स्टूडेंट्स को ये तक पता नहीं होते हैं कि भाई इनको कहते क्या है। अब देखिए, जैसे कि मैंने कोई कार्बन चेन यहाँ पे बना दी है, ये देखिए। अब कोई बच्चा सोचेगा ये क्या बना दिया है, तो पर कोई अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है, तो वो कनेक्ट करेगा चीज़ों को कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। सर बोलोगे इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में नगण्य मान देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वो है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का बेसिक काम हर जगह सिर्फ यही है कि उसको वैलेंसी सेटिस्फाइड करना है, इसलिए उसको डिफाइन नहीं करते हैं। ये स्टैंडर्ड केमिस्ट्री बुक्स में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा साइड चेन्स के हिसाब से। अब मैं आपको इलेबोरेट करके बता देता हूँ चीज़ों को। ये देखिए, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी हो गए। अब बोलोगे सर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं, तो सेटिस्फाइड कर दो वैलेंसी, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दो। बेसिकली इसका काम है हाइड्रोजन का वैलेंसी सेटिस्फाइड करना। इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। आप बेसिकली ये जान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है। अगर आपसे कोई बोले कि ये स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है क्या, तो आपको बोलना कोई डिफरेंस नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन की प्रेजेंस दिखाई गई है। स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में ऐसा ही नोमेनक्लेचर चलता है। और ये जो मैंने बताया, ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि आप ओपन स्ट्रक्चर देख लीजिए। ओपन स्ट्रक्चर मतलब कि भाई हर एक चीज़ को डिफाइन किया गया है। इस अगर समझिए कोई बड़ा स्ट्रक्चर है, जैसे रिफाम्पिसिन का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे तो कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वो एक पॉलीमरिक डेरिवेटिव है। पॉलीमरिक डेरिवेटिव में हाइड्रोजन दिखाते बैठेंगे तो वहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के हिसाब से इन स्टैंडर्ड मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं भाई कि मैंने कार्बन के बारे में चीज़ें बता दी कि कार्बन का नोमेनक्लेचर किस तरह से होगा। अब बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो स्पेसिफिक किसी
कंडीशन या किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। जैसे एसिड हो गया, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, ये सारे हम पढ़ेंगे, आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को हम समझेंगे, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सी इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिड की। एसिड में आप ये मत समझिए कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड की बात होगी। यहाँ केवल और केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड यूज़ होता है वो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की ही यहाँ बात करेंगे हम। और मेडिसिनल केमिस्ट्री में एसिड बोला तो ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सर आप बोलोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र क्या है? RCOOH। ठीक है, ये बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र हो गया। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बाकी सारी चीज़ें डिराइव होंगी। एमाइड डिराइव होगा। ठीक है, एमाइड भी इसी से डिराइव होगा। एमाइड के बाद आता है हमारा जो ऑक्सिलेट है, एसीटेट है, वो भी इसी से डिराइव होगा। ठीक है, यही सब सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले नंबर पर एसिड के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा। इसके बाद फिर एमाइड ग्रुप आएगा, एसिटाइल ग्रुप आएगा, सारे ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे। डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स के सबसे नंबर 1 पे यही आता है, सबसे ज़्यादा यही चलेगा, इसके ऊपर कोई नहीं है। पूरी स्टैंडर्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री में सिर्फ यही है जो सबसे ऊपर है। मतलब वो बोल देना कि सबका वो बॉस, ये बॉस है, ये बॉस है, तो इसके नीचे सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है, तो हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ में आएगा एसीटेट। ठीक है, अब एसीटेट कैसे होगा? इसका एसिटाइलेशन करा देंगे। अब एसिटाइलेशन कैसे कराएंगे? सर बोलोगे आपने तो एसिटाइलेशन हमको बताया ही नहीं। तो एसिटाइलेशन भी हम बाद में आपको बताएंगे, सारी की सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हुए। मतलब ऐसे समझ के चलिए कि आप बस कनेक्ट करते चलिए चीज़ों को। अभी ये मत सोचिए कि सर ऐसे कैसे हो गया, ये तो ग्रुप्स है बेटा। ग्रुप्स के बारे में नहीं पता रहेगा तो आप ड्रग के स्ट्रक्चर कैसे बना पाओगे, इसलिए मैं आपको ग्रुप्स बता दे रहा हूँ पहले। ठीक है, अब इसका एसीटेट ग्रुप आप बना लीजिए। एसीटेट ग्रुप बनाने के लिए हाइड्रोजन की जगह बस यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देना है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप लगाना आवश्यक है यहाँ पे, क्योंकि इसके नोमेनक्लेचर के हिसाब से ऑक्सीजन के बाजू इधर साइड जो रहा उसका सबसे पहले नाम लिखते हैं। अगर यहाँ पे भी आपका CH3 ग्रुप है तो फिर ये डिफाइन करता है चीज़ों को कि कौन सा एसिडेट, एथाइल एसिडेट है, मिथाइल एसिडेट है, कौन सा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, एसिटेट के बाद बात करी जाए एमाइड की। अब सर एमाइड क्या है? एमाइड ग्रुप क्या है? RCONH2। ठीक है, एमाइड ग्रुप, इसको एमाइड ग्रुप बोलेंगे, एमाइड ग्रुप। ठीक है, CO के बाद O नहीं NH2 जुड़ गया तो एमाइड ग्रुप कहलाता है। यह आएगा 3rd नंबर पे। इसके बाद आएगा एस्टर ग्रुप। अब बोलोगे सर एस्टर ग्रुप क्या है? एस्टर ग्रुप भी इसी का पार्ट है। इसको ऐसे समझो आप, एस्टर
ये देखो, ये एस्टर ग्रुप। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होगा। अब आपको नहीं पता बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो आर का मीनिंग होता है एल्काइल ग्रुप। मेथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, कुछ भी आप लगा सकते हैं आर की जगह, तो वो सफिशिएंट होगा, ये वही ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो ये एस्टर ग्रुप हो गया। ऐसे मैंने आपको अभी तक 4 ग्रुप बता दिए जो टॉप हायरार्की लेवल पे होंगे। फिर इसके बाद भी आते हैं सल्फोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, बट ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं उस कैटेगरी के हिसाब से फिर इसके बाद नंबर आएगा एसिड के बाद नंबर आएगा पांचवें नंबर पे एल्कोहलिक, एल्कोहलिक OH। अब बोलोगे सर ये OH का मीनिंग क्या है? OH का मीनिंग होता है, बेसिकली होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें बेसिकली होगा हमारा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बट ये एल्कोहलिक क्यों लिखा है सर आपने? एल्कोहलिक इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि ये एल्कोहलिक नेचर प्रेजेंट करता है। जैसे मिथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, उसमें यही ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब सर बोलोगे इसके अलावा कौन से हो गए सर? इसके अलावा एक और ग्रुप होता है फिनोलिक OH, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो बेंजीन में OH लगा दिया, अब इसको अल्कोहलिक OH बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये फिनॉल का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए इसको फिनोलिक OH बोलेंगे। अगर OH किसी रिंग से जुड़ा है तो हम उसको अल्कोहलिक OH नहीं मान सकते हैं, उसको फिनोलिक मानना पड़ेगा। बट अगर फ्यूज्ड रिंग है तो उसके हिसाब से कंडीशन चेंज हो जाती है। उन चेंज कंडीशंस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, तो आपको स्ट्रेस लेना नहीं है। जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जैसे 5वें नंबर पे मैंने ये बता, तो हम बात कर रहे थे 6वें फंक्शनल ग्रुप के बारे में। 6वां फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करेंगे RC+OR। अब इसको पहचानेंगे कैसे? किसी भी ड्रग में कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड O जुड़ा है और इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो हम इसको कीटोनिक ग्रुप मानेंगे। ठीक है, जैसे हम ये मैं एक रिंग बना दे रहा हूँ, रिंग पे आप यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, अगर लगा है तो ये कीटोनिक ग्रुप होगा। अब उसी एग्जांपल से हम पिछले वाले एग्जांपल से इसको समझेंगे। ठीक है, पिछले वाले एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे ये बना है तो इसमें इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, इसको बोलेंगे एसीटोन। ठीक है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इसका फेमस नेम होगा एसीटोन। डायमिथाइल कीटोन, इसको बोलते हैं एसीटोन, फेमस नेम है। IUPAC नेम तो हमको पता है, बट फेमस नेम क्या है? इसको एसीटोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली मेरा बताने का रीज़न ये है कि आपको चीज़ें समझ में आए, कि आप पहचान सके कि किस ड्रग में कीटोनिक ग्रुप है, किस ग्रुप में एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना। तो यही चीज़ें हैं कि मुझे बताना पड़ रहा है कि इसको हम ऐसे समझेंगे। किसी भी ड्रग में अगर ऐसा लिखा दिखा तो हम इसको कीटोनिक ग्रुप मानेंगे। ठीक है, इसी तरह
कीटोन के बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप में बस इतना डिफरेंस है कि एक साइड का कार्बन ग्रुप हटा के या एल्काइल ग्रुप हटा के हमें उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम CHO एल्डिहाइड से जानेंगे। अब जैसा ये स्ट्रक्चर है तो वैसा इसमें इसको भी समझ लीजिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हमें दिख गया तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। हम बेसिकली अभी साइड चेन्स ही पढ़ रहे हैं। ये एसिड, ये क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें हम और आने वाली क्लासेस में बताऊंगा मैं सारी की सारी चीज़ें आपको कि ऐसा क्यों लिखा है, इसको कैसे क्यों लिखना है, रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये जो सामने के प्रीफिक्स है, इन प्रीफिक्स को भी मैं बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बट फिलहाल अब जो चीज़ें चल रही है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपको बस यही जानना है कि ग्रुप्स पहचानना आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप है तो कौन सा होना चाहिए, डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो आपको बेसिकली यही समझना है, यही जानना है कि एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। यही मेरा बताने का पर्पस था आपको, ठीक है। अब एक और ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप क्या होगा, इसको हम फेमस नाम से जानते हैं साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप के नाम से भी इसको जानते हैं अपन, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन के साथ जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कार्बन के साथ जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तब इसको हम नाइट्राइल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। नाइट्राइल ग्रुप को साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं। आपने सुना होगा साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से बंदा मर गया या कोई व्यक्ति, फलाना व्यक्ति मर गया साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से। तो यही वो ग्रुप है जो साइनाइड ग्रुप, जो टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है। इसका बेसिक यूज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी, कुछ कुछ ड्रग्स में अगर ये ग्रुप ना हो तो कुछ कुछ ड्रग्स की सिंथेसिस ही ना हो पाए, ऐसी बात है। इसलिए इसका भी यूज़ हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। ये साइनाइड ग्रुप मैंने आपको बता दिया। अब नाइट्राइल ग्रुप इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। नाइट्राइल ग्रुप के बाद फिर नाइट्रो ग्रुप आता है। नाइट्रो ग्रुप को क्या बोलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा बेसिकली NO2, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप होगा। अब सर ये कैसे होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 होती है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कैसे आ गए। अब इसका वाइड ओपन स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में बात की जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बट एक नाइट्रोजन ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इस तरह से नाइट्रो ग्रुप बनता है, ठीक है। यही रीज़न है कि इसका वाइड ओपन स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, इस चीज़ को आप जान लीजिए तो बेहतर होगा, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप हो गया, नाइट्रोसो ग्रुप भी होता है। अब सर बोलोगे नाइट्रोसो ग्रुप क्या है, बस कुछ नहीं करना है आपको, नाइट्रो में से एक ऑक्सीजन कम कर देना है बस, ठीक है।
अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर से जो बॉन्ड बना था वो बॉन्ड नहीं बना इस बार, तो इसको नाइट्रोसो ग्रुप बोलेंगे। अब इसका भी यूज़ है, ठीक है। वेनोडायलेटर एक ड्रग आती है आपकी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, उसमें बेसिक फंक्शनल इसी का होगा, तो इस फंक्शन के बारे में भी अब पढ़ेंगे। एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए एक फंक्शनल ग्रुप मैटर करता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के साथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स भी मैटर करेगी। अब सर बोलोगे आप होमोसाइक्लिक रिंग्स, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स क्या है? होमोसाइक्लिक रिंग्स उन रिंग्स को बोलेंगे जिनमें एक ही टाइप का कोई मॉलिक्यूल या एलिमेंट हो, जैसे कार्बन है, बेंजीन की बात कर लेते हैं, बेंजीन में 6 के 6 पूरे कार्बन होंगे, तो उसको हम होमोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे। और हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सी होंगी? हेट्रोसाइक्लिक रिंग वो रिंग होगी जिसमें एक या दो डिफरेंट या अलग तरह के कोई हेट्रोएटम होंगे। हेट्रोएटम कौन से हो सकते हैं सर? हेट्रोएटम के बारे में भी हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेट्रोएटम के और हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप एक बात जान लीजिए कि मैं आपको साइड चेन्स बता रहा हूँ, मैं आपको फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ, तो आपको उन चीज़ों को पहचानना सीखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि रट लेना है चीज़ों को, बस पढ़ लेना है, एग्ज़ाम निकाल दिया, ठीक है। आपको उस लेवल पे जाके पढ़ना है चीज़ों को कि आपके दिमाग में वो फीड हो जाए, ठीक है। आपको कनेक्ट करते हुए चलना है चीज़ों को। आपको ऐसा नहीं करना है कि सर हम इसको नहीं करेंगे या हमको बोर लग रहा है, नहीं। उन चीज़ों को बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैंने फंक्शनल ग्रुप्स आपको आज बता दिए। फंक्शनल ग्रुप के बाद मैं आपको सारी की सारी साइड चेन्स बताऊंगा। साइड चेन्स क्या है? अब किसी भी ड्रग की बात करें हम, तो किसी भी ड्रग में क्या क्या वो चीज़ें हो सकती है। किसी भी ड्रग में फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, किसी भी ड्रग्स में हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियसेस हो सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियसेस होने के साथ साथ उसमें पोलर और नॉन पोलर साइड चेन्स हो सकती है। अब पोलर नॉन पोलर हम कैसे पहचाने सर? उन चीज़ों को भी पहचानना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगर पोलर नॉन पोलर ग्रुप आप पहचानना सीख गए तो आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे कि वो ड्रग कितनी एक्टिविटी शो कर सकती है या किस रीजन में एक्टिविटी शो कर सकती है। ये सारी चीज़ें भी आपको उस चीज़ से समझ में आएगी। मतलब कुल मिला के आप जान लीजिए चीज़ें कि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप कोलॉजी और केमिस्ट्री को साइड बाय साइड लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिए आपको सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की मैं आपको ट्रिक्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप्स में क्या ही ट्रिक बताई जाए। फंक्शनल ग्रुप्स हर तरह से, हर एक फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से अलग है। एक जैसे दिखते हैं पर प्रॉपर्टीज़ तो अलग है ना। यही चीज़ें है कि मैं उनकी ट्रिक्स नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आपको ट्रिक्स अगर उसको जाननी है तो मैं बना दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। बट आप जान लीजिए कि हमें किन किन चीज़ों के लिए ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो आने वाली चीज़ें हैं और टफ होती जाएगी। तो ठीक है, हम चालू करते हैं। साइड चेन्स के बारे में पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। साइड चेन्स क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया था CH3 मिथाइल साइड चेन, ठीक है। CH3, ठीक है। CH2 CH3, इसको बोलते हैं अपन C2H5। इसको इथाइल साइड चेन बोलेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इथाइल साइड चेन हो गया, प्रोपाइल साइड चेन हो गया, ऐसे ही चलते रहेगा साइड चेन्स का सिलसिला, ठीक है। तो अब इन साइड चेन्स में भी कुछ अलग डिफरेंट होता है। अब उन डिफरेंट चीज़ों को करने समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन डिफरेंट चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होगा।
जैसे कार्बोकेटाइन है, कार्बोएनाइन है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, टेंशन आप बिल्कुल ना लें, ठीक है। कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, ये सारी चीज़ें हम, सारे कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, सारी चीज़ों को हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आइसोप्रोपाइल। अब आपने प्रोपाइल तो बता दिया सर, अब आइसोप्रोपाइल क्या है? आइसोप्रोपाइल, ठीक है, जब एक कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हो तब इसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है, ट्रिक है, आइस पर, आइस पर, आइस पर को बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। अगर मैं किसी ट्रिक में बोल रहा हूँ कि गुल्लू आइस पर चला, तो आपको समझना है कि उसमें आइसोप्रोपाइल साइड चेन होगी ही होगी, ठीक है। आइसोप्रोपाइल साइड चेन होगी, या और वैसी बात करें तो साइड चेन के साथ साथ और भी चीज़ें होगी, ठीक है। किसी भी ट्रिक को बनाने का मेरा यही पर्पस होता है कि मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूं, ठीक है। जैसे डेकार्बाजिन है, डेकार्बाजिन एक एंटी कैंसर ड्रग है। डेकार्बाजिन, जैसे मैंने ट्रिक बनाई, डकार इमीडिएट आती है, तो हम उसमें चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसमें इमिडाजोल न्यूक्लियस होगा, इमीडिएट से इमिडाजोल याद कर लिया मैंने। डेकार्बाजिन एंटी कैंसर, कार से मैंने कैंसर याद कर लिया। ऐसी ऐसी चीज़ें हमको याद करनी है। अब उसको एक्राइल एल्डिहाइड उसका टॉक्सिक मेटाबोलाइड है, तो इसको डकार इमीडिएटली अकार से आके, डकार से अकार भी याद रखना है, डकार से अकार, अकार से एक्राइल एल्डिहाइड टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, ठीक है। ऐसी सब चीज़ों से हम चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये पहली मैंने साइड चेन बता दी, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल साइड चेन मैंने बता दी। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, तो इसका ट्रिक आप ध्यान में रखें, ठीक है। ट्रिक ध्यान में रखने के साथ साथ आपको एक चीज़ तो समझनी है कि हमको कोई भी चीज़ रटना नहीं है, मैं बार बार आपसे कहूँगा। और इस चीज़ को मेरा सिखाने का यही पर्पस है कि केमिस्ट्री को इजी बनाया जाए, कि जो स्टूडेंट्स आता है रटता है, हाँ ये ऐसे ऐसे बना दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। मैं ट्रिक्स बाय ट्रिक्स आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अब मैंने एक साइड चेन बता दी, अब मैं दूसरी साइड चेन बता रहा हूँ, टर्सरी ब्यूटाइल। अब टर्सरी ब्यूटाइल क्या है सर? टर्सरी ब्यूटाइल जब एक सेंट्रल कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हो तो इसको हम टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे। टर्सरी ब्यूटाइल हमारी साइड चेन हो गई, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल से टर्सरी को हम याद करते हैं टीबी से। अगर किसी ट्रिक में मैं बोल रहा हूँ कि उसको टीबी हो गई, टीबी, तो आपको टर्सरी ब्यूटाइल साइड चेन याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिकली रटना कुछ नहीं है, बस रटनी वो चीज़ें हैं जो जिसकी ट्रिक्स नहीं बनाई जा सकती, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो बस उनको रट लीजिए। जैसे मैं स्टोरीज बता रहा हूँ, टर्सरी ब्यूटाइल को टीबी से याद कर लो, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल के बाद आइसोब्यूटाइल। अब आइसोब्यूटाइल जैसे आइसोप्रोपाइल याद किया, वैसे आइसोब्यूटाइल याद कर लो।
ये आइसोब्यूटाइल साइड चेन हो गई, 1 2 3 आइसोब्यूटाइल साइड चेन। ठीक है, आइसो का मतलब एक ही कार्बन से 2 कार्बन जब अटैच होते हैं तब उसको आइसो नोमेनक्लेचर में ले जाएंगे हम। ठीक है, यही सब चीज़ें आपको समझनी है कि किस तरह से इसको याद करना है। इसको याद करने के लिए आइबू याद रख लो, ट्रिक आइबू, आइसोब्यूटाइल। जब एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो इसको आइसो नोमेनक्लेचर में हम ले जाएंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक याद कर लो आप, आइबू। आइबू से हम ध्यान रखेंगे आइसोब्यूटाइल को। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं अपने पिताजी को अब्बू बोलते हैं ना, वैसे वो उसको याद कर लो, आइबू। ठीक है, ये साइड चेन्स है, साइड चेन्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइड चेन्स भूल गए तो ड्रग का स्ट्रक्चर आप कभी नहीं बना पाएंगे। फिर वही होगा कि इधर का तिगड़म उधर लगा दिया, इधर का तिगड़म उधर लगा दिया, ऐसा नहीं चलता है। अगर आपका पेपर चेक करने वाला कोई मेरे जैसा व्यक्ति रहा तो वो हर चीज़ चेक करेगा। मैं हर चीज़ चेक करता हूँ चीज़ों में कि उसने कीटोन ग्रुप लगाया कि नहीं। अगर उसने नहीं लगाया, उसने ड्रग का स्ट्रक्चर अगर सही बनाया, थ्योरी नहीं भी लिखी है अच्छी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने स्ट्रक्चर बनाया है तो मैं मार्क्स दूंगा ही दूंगा। और आपको भी एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर आपने स्ट्रक्चर सही बनाया है, थ्योरी उतनी मैटर नहीं करती मेडिसिन केमिस्ट्री में जितना स्ट्रक्चर मैटर करता है। इसलिए आपको स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। इन बेसिक्स को सिखाने का मेरा यही पर्पस है कि आप स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखें। स्ट्रक्चर्स बनाना सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट है मेडिसिन केमिस्ट्री में जितना फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन याद करना। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं जो आपको आगे काम आनी है। ठीक है, अब तक हमने 3 साइड चेन्स के बारे में पढ़ लिया, और साइड चेन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और साइड चेन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एलाइल है, एलाइल से क्या समझ में आ रहा है, वाईएल से। वाईएल से एक चीज़ याद आ रही, प्रोपाइल, वाइल। वैसे ही 3 कार्बन जब एक दूसरे से जुड़े हो और उनमें से 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हो तब उसको एलाइल बोलेंगे। ठीक है, अब एलाइल से ही एक और चीज़ याद कर लो, क्योंकि एलाइल का ही दूसरा भाई होगा, मतलब मौसेरा भाई या जुड़वा भाई बोल सकते हैं आप। बट इसमें बॉन्ड की पोजीशन दूसरी होगी। जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन दूसरी होगी। जैसे इसको अपन एलाइल बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें अब इसको क्रोटोन बोलेंगे, क्रोटोन। ठीक है, अब सोचोगे सर आपने ये बॉन्ड क्यों एम्प्टी रख दिया। अभी अब किसी भी न्यूक्लियस से जुड़ेगा तो बॉन्ड तो जो इसी बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होए कि भाई ये बॉन्ड अपन ने सर ओपन छोड़ दिया, इधर से बॉन्डिंग होनी है ना उसकी, इसलिए ऐसी बात है। देखिए हाँ, तो हम समझ रहे थे क्रोटोन के बारे में। क्रोटोन एलाइल का ही दूसरा पार्ट है। मतलब ऐसा समझ के चलिए कि एलाइल बड़ा भाई है तो क्रोटोन छोटा भाई है। ठीक है, इसमें बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। इसमें दूसरे पोजीशन पे बॉन्ड है, इसमें पहली पोजीशन पे बॉन्ड है। ठीक है, जिधर से ग्रुप में जुड़ना है वहाँ से अगर डबल बॉन्ड है तो इसको क्रोटोन बोलेंगे। अगर जहाँ से जुड़ना है उससे दूर डबल बॉन्ड है तो हम उसको एलाइल बोलेंगे। इसकी एलाइल की ट्रिक है अली, और क्रोटोन की ट्रिक है क्रेटोस। क्रेटोस तो याद होगा आपको, गॉड ऑफ वॉर सबने गेम खेला ही होगा जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो क्रोटोन को क्रेटोस से याद रख लो। क्रेटोस कहाँ रहता है, फंक्शनल ग्रुप के जल्दी, मतलब पास में रहता है। ठीक है, तो इसको याद कर लो, ऐसे पास में आता है क्रेटोस। उसको अगर किसी को मारना है तो पास ही जाएगा ना, तो उसको क्रेटोस से याद कर लो, पास में जाएगा क्रेटोस। ठीक है, तो इसका डबल बॉन्ड कार्बन के ज़्यादा पास होगा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन के। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं।
अब सबसे पहले जान लो आप यूरिया क्या है, क्योंकि हमें यूरिया का काम है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ये तो मैंने उसका वाइट स्ट्रक्चर बना दिया, लोग सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं NH2CO NH2, ठीक है, ऐसे लिख दिया, उनका काम खत्म हो जाता है। ये वाइट स्ट्रक्चर है, इसको यूरिया बोलते हैं, ठीक है। अब यूरिया में भी दो टाइप की चीज़ें हैं। अब यूरिया को हम कैसे साइड चेन यूज़ करेंगे? एज अ साइड चेन हम यूज़ करेंगे एज अ थायो यूरिया, या फिर एक और चीज़ है ग्वानिन, मतलब एजाइड यूरिया, एजा यूरिया, ठीक है। एजा यूरिया या एमाइन यूरिया। अब इसमें चेंज क्या करना है? थायो से याद रखना है आपको सल्फर, ठीक है। सल्फर याद कर लो, और सल्फर कहाँ लगेगा? ऑक्सीजन पे लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की जगह वो रिप्लेस हो गया तो ये बन गया थायो यूरिया, ठीक है। और एमाइन की जगह अगर वो रिप्लेस हो गया, एमाइन का मतलब होता है NH2 ग्रुप, ठीक है। NH2 ग्रुप, एमाइन ग्रुप, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको टाइम के साथ मैं बताऊंगा उनको भी आपको बेसिक्स में जोड़ते चलना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स तो भाई बहुत बड़ा है। अगर मैं सारा सब कुछ 100 आपको बता दूंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सर इतना सारा क्यों बता रहे हो। फिर भी मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ कि जिससे आपका एक कैटेगरी का काम चले। फिर उसके बाद जब मैं दूसरा चैप्टर चालू करूँगा तो उसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊँगा, बट ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनका कंपलसरी यूज़ है जो आने वाली कैटेगरी, जो फर्स्ट कैटेगरी में आपको बताऊँगा, ठीक है। जो आने वाली क्लासेस में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उन पहले चैप्टर्स में इन सारी चीज़ों का बहुत काम है। तो आप स्ट्रेस में ना ले कि भाई हम इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, धीरे धीरे करना है चीज़ों को, पर कंसिस्टेंटली करना है। अब कंसिस्टेंटली सर हम कैसे करें? आधा घंटा आपको प्रैक्टिस करना है, इन चीज़ों को रटना है, ठीक है। आपको बस इन्हीं चीज़ों को रटना है। जैसे एमाइन ग्रुप की बात करें तो एमाइन ग्रुप होता है NH2, तब हाइड्रोजन इसमें से हट गया एक तो ये NH रह गया, इसको बोलते हैं एजा यूरिया, एमाइन यूरिया, या फेमस नाम है इसका ग्वानिन, ग्वानिडीन, ठीक है। यही ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर है मेनली, ठीक है। हमें इसी ग्वानिडीन के स्ट्रक्चर से ही काम है, क्योंकि ये फेमस ड्रग टीमोलॉल में यूज़ होने वाली साइड चेन है, फेमस ड्रग है। जो आपके आई ड्रॉप्स होते हैं उसमें यूज होने वाली ग्वानिडीन का यही मेन साइड चेन है, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं, थायो यूरिया, एजा यूरिया या ग्वानिडीन आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से अगर अब हम समझें तो हमने सबसे पहले आज एसिड पढ़ा, फिर उसके बाद एस्टर पढ़ा, एसिटाइल ग्रुप पढ़ा, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप के बाद एमाइड ग्रुप पढ़ा, एमाइड ग्रुप को कार्बोक्सामाइड ग्रुप भी बोलते हैं। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, आप टेंशन ना ले चीज़ों के बारे में, किसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, सारा नोमेनक्लेचर आप धीरे धीरे सीखेंगे मेरे साथ, क्योंकि एक दिन में कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अगर आप सोचेंगे कि हम 1-2 लेक्चर्स देखेंगे ऐसा हो जाएगा, नहीं, आपको हर चीज़ कंटिन्यूएशन में करनी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है। अभी हम बात करें ग्रुप्स की। ग्रुप्स में मतलब ऑक्जेलिक एसिड, सुना होगा आपने इसके नाम, अगर नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए। ऑक्जेलिक एसिड,
ऑक्जेलिक एसिड का मेन पर्पस C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ठीक है, ये मेनली उसका फॉर्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। जब दो एसिटिक ग्रुप एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसका फेमस नाम ऑक्जेलिक एसिड हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का ही सेम टू सेम दूसरा आइसोमर बोल सकते हैं या दूसरा पार्ट बोल सकते हैं, मेलोनेट, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड में बस ये होगा कि ये दो कार्बन से जुड़े हैं, ये सारे के सारे एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, ठीक है। ठीक है, ये होता है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। अब इसको हम इसका एसिटाइलेशन करा दें तो यहाँ से हट जाएगा, ये OH हट जाएगा, ठीक है। एसिटाइलेशन करा दिया तो ये बन जाएगा मेलोनेट, मेलोनेट, ठीक है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मेलोनेट। और मेलोनिक एसिड को याद करने का सूत्र, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लोटा से याद रखेंगे, मेलोटा, वैसे याद रखेंगे मेलोनेट, मेलोटा, मेलोनेट, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जल। दो ऑक्स कैसे चलते हैं? ऑक्स आपने, अगर आप गांव के बच्चे हैं तो आपने देखा होगा, कोई भी बैल, जो अपना बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी को एक साथ लेके चलते हैं, वैसे ही ये दो कार्बन ऑक्जेलिक एसिड को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इन दो कार्बन्स को आप ऑक्स समझिए, ऑक्स जो बैलगाड़ी को खींच रहे हैं, ठीक है, ऑक्स जो बैलगाड़ी को खींच रहे हैं। दो ऑक्स जुड़े हैं एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड नहीं बोल सकते, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। तो खैर आज के लिए सब इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली कक्षा में। धन्यवाद, जय हिंद।